प्लेज हैं जो कि बाजार को संभाले हुए हैं। इन सेक्टर्स पर आपका आउटलुक का कैसा है? यहाँ से शुरुआत करते हैं। और मुझे बुलाने के लिए और पैनल में भी जो मित्रगण है सबको नमस्कार। आपने सही कहा, मार्केट में खुला कमजोर, फिर रिकवरी हुई और ऊपर में करीब 100-150 पॉइंट तक की बढ़त देखी और उसके बाद फिर गिरावट देख रहे हैं। ये वॉलेटिलिटी बनी हुई है, लेकिन अच्छी बात ये है कि 23,800 का सपोर्ट हम अभी भी मेंटेन किए हुए हैं और हमारा ये मानना है कि ऊपर में 24,700, नीचे में 23,800, ये जो लेवल्स है ये बहुत अहम लेवल है और जब तक इसके बाहर नहीं निकलता है, इस दायरे के बाहर निफ्टी, तो मुझे लगता है कि थोड़ी-सी इसी रेंज में घूमता हुआ नज़र आएगा। उसके ऊपर अगर जाता है तभी हम कोई 25,000 वगैरह की बात करेंगे, बट इस वक़्त यही दायरा नज़र आ रहा है। कई चीज़ें हैं, एफआई की लगातार बिकवाली, हालाँकि एफआई की लगातार बिकवाली को डीआई ने अच्छी खासा एब्ज़ॉर्ब किया है, लेकिन फिर भी सेंटिमेंट्स बिगड़े हुए हैं। वैल्यूएशन की अपनी जगह बात है ही। दूसरे अगर आप देखो तो जो भी नतीजे इस वक़्त आए दूसरी तिमाही के, ख़ास करके कंज़म्पशन रिलेटेड कंपनियों के बेहद ख़राब आए। फिर वो चाहे गवर्नमेंट केपेक्स नहीं हुआ हो या फ्लड्स आए हों या मानसून की दिक्कत हो, ये सब दिक्कतों के कारण से कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक्स, फिर वो चाहे एफएमसीजी हो, पेंट्स हो, हमने सब जगह देखा अच्छी खासी मार पड़ती हुई। लेकिन इसमें पॉजिटिव बात ये है कि सारे ही मैनेजमेंट ने ये कमेंट्री दी कि सेकंड हाफ जो है, वो बेहतर होता हुआ नज़र आएगा। तो मेरे हिसाब से जो भी रिजल्ट्स वगैरह था, अब इस हफ्ते में 2,500 के ऊपर रिजल्ट्स है, लास्ट हफ्ता है रिजल्ट्स का, तो रिजल्ट स्पेसिफिक एक्शन चलता रहेगा। जहाँ तक आपने आईटी की बात की, तो ट्रम्प साहब की विक्ट्री के बाद हमने एक अच्छा खासा रन अप देखा था स्टॉक्स में और ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से फेड ने वहाँ रेट कट किए और अब उन्होंने कमेंट्री में भी ये कहा था कि वो दिसंबर में रेट कट रूल आउट नहीं कर रहे हैं। तो इस बात के मद्देनज़र ऐसा लग रहा है कि डिस्क्रिशनरी स्पेंड वहाँ बढ़ जाएँगे और जिसके कारण से खास करके ऐसी कंपनियाँ जो बीएफएसआई वगैरह में कामकाज करती है, वहाँ हमें लगता है कि एक बार एक्सपोज़र लेना चाहिए। वैल्यूएशंस भी अच्छे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इन्फोसिस को देखो या टीसीएस को देखो तो फ्रंट लाइन में ये कंपनियाँ अच्छी लग रही है। अगर मिड कैप की बात की जाए तो इंटेलेक्ट डिज़ाइन अच्छा लग रहा है, आपके ज़ेन टेक्नोलॉजीज़ अच्छा लग रहा है, एफएसएल बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि कंपनी ने जैसे मैनेजमेंट ने बयान दिए हैं कि वो नए वर्टिकल्स वगैरह में जा रहे हैं, वहाँ से एफएसएल में अच्छा अपसाइड दिख रहा है। रहा सवाल बैंकिंग का, बैंकिंग में अगर आप देखेंगे तो फ्रंट लाइन की अगर लार्ज कैप की बात की जाए तो मुझे लगता है एचडीएफसी बैंक जो कि बहुत अंडर परफॉर्म किया है पिछले कई महीनों से, रेदर वहाँ एक अच्छी अपसाइड हो सकती है अगर कोई साल 1.5 साल का नजरिया लेके चले। एक तो दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक है, एसेट क्वालिटी स्टेबल है। दूसरी तिमाही में अगर आप देखेंगे तो डिपॉजिट ग्रोथ अच्छी आई थी, कोर फी इनकम अच्छा आया था और सबसे अच्छी बात है कि हमें ये लगता है कि आने वाले साल में, अगले साल 80,000 करोड़ के आसपास की ये बॉटम लाइन डिक्लेयर करेगा। और इन सब चीज़ों के बीच अगर हम देखो तो एचडीएफसी बैंक में हम कोई हाफ बेसिस 5 बेसिस पॉइंट, 50 बेसिस पॉइंट्स की एनआईएम्स वगैरह पे ध्यान देते हैं। एसेट क्वालिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है। आगे जाते हुए ये बहुत अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। मिड कैप की बात की जाए तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने लगातार तिमाही दर तिमाही अच्छे नतीजे दिए हैं, वहाँ पे ध्यान देना चाहिए। तो ये कुछ एक पिक्स है जो हमने हमारे क्लाइंटों को रिकमेंड करी हुई है। एब्सोल्युटली। तो चलिए फंडामेंटल आउटलुक ओवरऑल मार्केट और साथ ही पर्टिकुलरली बैंकिंग और टेक्नोलॉजी स्पेस पर क्या क्या हुआ पहले एक बार जरा ये समझ लेते हैं और उसके बाद फिर इस पे भी जरा बातचीत करेंगे। मेरे सहयोगी रविंद्र मेरे साथ जुड़ रहे हैं पूरी डिटेल के साथ। रविंद्र जी जरा पहले डिटेल बताइए, फिर जरा करते हैं बातचीत। जी, तो एशियन पेंट ने जो अपनी दूसरी तिमाही के रिज़ल्ट अनाउंस किए हैं उसमें जो कंपनी का वॉल्यूम है उसमें हमें जो है 0.5% की डिक्लाइन देखने को मिली। अगर बात करें प्रॉफिट की तो प्रॉफिट में भी हमें जो है 42% की डिक्लाइन देखने को मिली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। वहीं मार्जिन में भी हमें जो है 480 बेसिस पॉइंट का डिक्लाइन देखने को मिला। इसी के साथ साथ रेवेन्यू और एबिटा में भी हमें जो है डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल जो नंबर आए हैं एशियन पेंट के वो वीक आए हैं और इसके पीछे जो रीज़न है वो पेंट इंडस्ट्री में जो कॉम्पिटिशन ग्रो हो रहा है, इसकी वजह से कंपनी के जो Q2 के रिज़ल्ट है वो वीक आए हैं। इसी के साथ साथ मानसून और देश के कई हिस्सों में जो फ्लड आए थे उसके वजह से कंपनी के डिमांड में थोड़ा प्रेशर देखने को मिला है। अगर बात करें रेवेन्यू की तो रेवेन्यू में भी जो है उसमें इफेक्ट देखने को मिला है। कंपनी ने जो पिछले साल प्राइस कट लिया था और
शिफ्ट इन मिक्स और इंक्रीज डिस्काउंट की वजह से हमें कंपनी के रेवेन्यू में थोड़ा इफेक्ट देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं इस पर मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री है। तो मैनेजमेंट का कहना है कि डिमांड पे जो है सितंबर महीने में प्रेशर था और इसके पीछे जो और जो डिमांड है वो डिमांड पे जो चैलेंज है वो कंटिन्यू रहेगा। अगर बात करें मार्जिन की, तो मार्जिन में हमें जो आगे जाके थोड़ी रिकवरी देखने को मिल सकती है, क्योंकि कंपनी ने जो रिसेंट प्राइस हाइक लिए थे उसके वजह से रिकवरी देखने को मिल सकती है। इसी के साथ और ब्रोकरेज ने भी अपनी डी रेटिंग स्टार्ट कर दी है। तो मॉर्गन स्टैनली और जेपी मॉर्गन ने जो है अंडरवेट रेटिंग दी है और मॉर्गन स्टैनली का टारगेट जो है 2522 पे है और जेपी मॉर्गन का जो है 2400 पर। इसी के साथ साथ बात करें जेफरीज और सीएलएससी की, तो दोनों ने जो है अंडर परफॉर्म रेटिंग दी है। अगर बात करें नोमिरा की, तो नोमिरा ने भी जो है न्यूट्रल रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस जो है 2500 का रखा है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच पूरी डिटेल बताने के लिए। राजेश अग्रवाल भी हमारे साथ हैं। राजेश सर, ये वन ऑफ है या फिर आगे भी दिक्कत बरकरार रहेगी? अगर दिक्कत बरकरार है तो फिर क्यों जाएंगे? गुड आफ्टरनून डिप्पी जी, आपने सही कहा कि अगर दिक्कत बरकरार है तो क्यों जाएंगे। मुझे लगता है कि कुछ दिनों ये दिक्कत बरकरार रहने वाली है। कई कारण है, अगर आप देखो तो नतीजे खराब आए वो तो सबको ही पता है, लेकिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। ग्रासिम पेंट्स में आ रहा है, एस्ट्रल पेंट में आ रहा है, एस्को नोबल ने इंडिया से एग्जिट की बात करी है तो वो अपना बेचेंगे, वो भी कोई ना कोई लेगा। वहाँ जो प्रीमियम सेगमेंट है वहाँ कंपटीशन बढ़ता जाएगा। जेएसडब्ल्यू पेंट्स में आ रहा है, तो कई बड़ी नाम पेंट्स में आ रहे हैं, वहाँ कंपटीशन बढ़ता हुआ नजर आएगा। अगर आप देखो तो कई महीनों से क्रूड $80 के नीचे था, 70, 72, 73 चल रहा था, उसके बावजूद पेंट इंडस्ट्री में दिक्कत रही। तो अगर ये क्रूड और बढ़ जाता है तो आप समझो का वहां से भी दिक्कतें रहेंगी रॉ मटेरियल प्राइसेस से। और मुझे लगता है कि इस वक्त जो दबाव देखने को मिला है खास करके इसलिए मिला है क्योंकि गवर्नमेंट कैपेक्स उतना हुआ नहीं, कंजम्पशन डाउन था, इन्फ्लेशन हाई था। आगे आने वाले दिनों में कमेंट्री प्राइस सभी कंपनियों की अच्छी आई है कि सेकेंड हाफ में सुधार होता हुआ नजर आएगा, बट वो देखने की बात होगी। और वैल्यूएशन भी अगर आप देखो तो वैल्यूएशन कोई बहुत सस्ते नहीं है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा इंतजार करना चाहिए कोई नई पोजीशन लेने के लिए। शॉर्ट के लिए कोई रिकमेंडेशन है? एक और चीज़ बता दूं, अगर आप डेली चार्ट इसके देख रहे हैं तो यहाँ से एक बार पहले भी रिवर्सल ले चुका है 436 का, याद रखिएगा 436 के लेवल पे पर पहले भी रिवर्सल ले चुका है आरती इंडस्ट्रीज़। बलरामपुर चीनी इसलिए फायर हुआ क्योंकि उसके नंबर्स आ गए हैं, उसका कंसोलिडेटेड मुनाफा 59% घटा है। आज सुबह हमने आपको बलरामपुर चीनी के रिगार्डिंग या शुगर सेक्टर के रिगार्डिंग एक खबर दिखाई थी कि इन कंपनीज़ के पास जो बफर शुगर पड़ा हुआ है ये इसको बेचना चाहते थे। पहले सरकार से इन्होंने बोला कि हमको बेचने की अनुमति दो, रेट अच्छे आ रहे थे इंटरनेशनल मार्केट में। सरकार ने कहा थोड़ा फेस्टिवल है निकल जाने दो, फेस्टिवल सारे निपट गए। अब हमारे रिपोर्टर ये कह रहे हैं कि हो सकता है इनको अनुमति मिल जाए कुछ माल बाहर बेचने की, एक्सपोर्ट्स करने की। तो इंडिया के अंदर फेस्टिवल निपट गए, बाहर एक्सपोर्ट हो जाता है तो थोड़ा बेनिफिशियरी हो सकते हैं। ये तो सुबह की खबर थी, लेकिन अभी खबर मार्केट के रिएक्शन की है जो कि नेगेटिव है। इसलिए आप देख पा रहे हैं शेयर बढ़िया चल रहा था सुबह, लेकिन एक झटके से नीचे आया 4-4.5%। एक बार ये इंट्राडे चार्ट इस स्क्रीन पर रखना और ज़रा राजेश सर से चेक करवा लेते हैं। राजेश सर, कभी खुशी कभी गम वाला मामला हो गया बलरामपुर चीनी के साथ। नंबर्स अच्छे आए नहीं, सामने खबर अच्छी आ गई। सुबह हरियाली थी, अब लाली है, क्या किया जाए? देखिए, मुझे लगता है कि अभी भी बलरामपुर चीनी में मिठास तो बाकी है। ये जुदा बात है कि नतीजों के कारण से थोड़ी और गिरावट हो सकती है। तो 520-525 के लेवल्स तक अगर किसी कारण से आ जाता है तो मुझे लगता है वहाँ एक अच्छी खरीदारी हो सकती है। क्योंकि अगर आप देखें तो कंपनी का कामकाज ठीक चल रहा है, अपने सेक्टर की अग्रणी कंपनी है, नए केपेक्स कर रहे हैं, कुछ ऐसे उत्पाद बना रहे हैं जो बायोडिग्रेडेबल हैं। तो इन सारी चीजों के मद्देनजर मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा हो सकता है। बट चूंकि नतीजे खराब आए हैं तो रिएक्शन में हो सकता है 20-25 रुपए और टूट जाए, तो वहां पे खरीदारी बनती है।
खबर आपके लिए सोलर कंपनियों को लेकर एक्सक्लूसिव खबर आ रही है। देखिए, आपको बता दें कि सरकार रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता जो है उसे बढ़ाने के लिए बड़े लक्ष्य बनाकर चल रही है और इन गोल्स को सेट करने के लिए तैयारियां भी पूरी तरह से हो रही है। सरकार 8000 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स के लिए बोली बुला सकती है। क्या है ये पूरी खबर? इससे जुड़ी सारी की सारी डिटेल्स लेकर हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बताइए प्रकाश। देखिए, सोलर सेक्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से सरकार न्यू सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए बिड इनवाइट कर सकती है। चालू वित्त वर्ष में करीब 8000 मेगावाट कैपेसिटी के लिए बिड इनवाइट किए जाएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और सूत्र हमें बता रहे हैं कि ये जो एडिशनल सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए बिड इनवाइट किए जाएंगे, दरअसल जो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और कुसुम योजना के तहत जो प्रोजेक्ट्स हैं उससे अलग होंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इसके अलावा ये जो प्रोजेक्ट्स हैं वो तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात और कर्नाटका जैसे राज्यों में इनवाइट किए जाएंगे। अभी तक जो ओवरऑल इंस्टॉल सोलर कैपेसिटी है वो करीब 90 गीगावाट के आंकड़े को पार कर गया है। सरकार की योजना ये है कि 2030 तक जो ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है उसको 50% से ज़्यादा करना है। इस दिशा में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट साबित हो सकता है, इसलिए एडिशनल कैपेसिटी जो है वो इनवाइट किए जा रहे हैं। पहले ही सरकार ने करीब 38 गीगावाट की कैपेसिटी के जो सोलर प्रोजेक्ट्स हैं, जो न्यूली आइडेंटिफाइड जो सोलर पार्क्स हैं उसके तहत उसको अप्रूव कर दिया है और अब एडिशनल कैपेसिटी जो नॉर्मल सोलर प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए इनवाइट किए जा रहे हैं। इसके अलावा इंडिया की जो एनर्जी डिमांड है उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। उम्मीद ये है कि ये 8% के आंकड़े को पार करेगा। सालाना आधार पर देखें जो एनर्जी डिमांड है और अगले कुछ सालों के दौरान ये जो आंकड़ा है रोजाना आधार पर देखें जो एनर्जी डिमांड की है वो 400 गीगावाट के आंकड़े को भी पार कर सकता है, जो कि एस्टिमेटेड है। इस बात को ध्यान में रखते हुए एक तरफ जहां सोलर कैपेसिटी ऐड किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो ट्रेडिशनल पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जो कि थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें भी बढ़ोतरी की जा रही है और 80,000 मेगावाट की कैपेसिटी के जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो ऐड किए जाएंगे। थर्मल पावर प्रोजेक्ट की जहाँ तक बात है, इसकी घोषणा सरकार पहले ही कर चुकी है। अब उसी कॉन्टेक्स्ट में करीब 12,000 मेगावाट कैपेसिटी के जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए भी बिड इनवाइट किया जाएगा। तो एक तरफ सरकार जहाँ जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए भी बिड इनवाइट कर रही है, जो थर्मल प्रोजेक्ट्स है उसके लिए भी बिड इनवाइट कर रही है। मकसद ये है कि ओवरऑल कैपेसिटी रिन्यूएबल का भी बढ़े और थर्मल का भी बढ़े, ताकि जो इंडिया की जो ग्रोइंग एनर्जी डिमांड है उसको पूरी की जाए। एब्सोल्युटली प्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका ये अहम खबर हम तक पहुंचाने के लिए। तो ग्रोइंग एनर्जी डिमांड को फुलफिल करने के लिए सरकार के बड़े कदम, और ये कदम जो है इससे जुड़ी सारी की सारी डिटेल्स आपके पास। राजेश जी, सोलर एनर्जी इंडस्ट्री की अगर बात करें, पर्टिकुलरली इसका ओवरव्यू अगर देखें, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ हैं भी और काफ़ी ज़्यादा कामकाज हुआ भी है और सरकार जो है काफ़ी कुछ देख रही है, काफ़ी सारे गोल सेट करके चल रही है। लिस्टेड प्लेयर्स में अगर देखें, एनटीपीसी, एनएचपीसी, अडानी ग्रीन जैसे प्लेयर्स हैं जहां पर हम देखते हैं कि आए दिन ये सारी खबरें हैं, सारे डेवलपमेंट्स हैं जिसका एक इम्पैक्ट नजर आ सकता है। पूरे के पूरे इंडस्ट्री पर आपका एक ब्रीफ ओवरव्यू क्विकली बताइए। देखिए, जैसा आपने कहा ना कि अभी आपके सहयोगी ये बता रहे थे कि सरकार द्वारा बड़े बड़े अनाउंसमेंट हो रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में बेहतर स्थिति नजर आ रही है। खास करके बड़ी कंपनियां जैसे कि टाटा पावर हो या वारी एनर्जीज हो, ये जो रिन्यूएबल में कामकाज करती है। बट एक छोटी सी दिक्कत सामने में नजर आ रही है। जैसे ट्रम्प साहब ने अपनी विक्ट्री स्पीच में कहा था कि अपने पहले दिन के ऑफिस में ही वो रिन्यूएबल एनर्जी पर रोक लगाएंगे। तो वो एक दिक्कत है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो सोलर मॉड्यूल्स एक्सपोर्ट करती हैं यूएस को, और जो सोलर सेल्स है वो चाइना से इंपोर्ट करती है। तो एक तो चाइना वाली दिक्कत है, दूसरी अगर यूएस ने ऐसा कुछ अनाउंसमेंट कर दिया ट्रम्प साहब ने, तो यहाँ की जो कंपनियां जो मैक्सिमम एक्सपोर्ट करती है उसको उनको दिक्कत आएगी। ये हुई छोटी अवधि की बात। बट बड़ी अवधि की बात करें, जिस तरीके से भारत में इसका प्रचलन बढ़ाया जा रहा है, सरकार का रवैया है, मुझे लगता है कोई गिरावट आती है, बड़ी गिरावट आती है इन कंपनियों में, तो वहाँ खरीदारी करनी चाहिए। खास करके हमारा फोकस टाटा पावर पे है और वारी एनर्जीज पे इस वक्त है, जो कि लिस्टेड स्पेस में एक अच्छे प्लेयर है। पर भी नजर होनी चाहिए। स्लो एंड इवेंचुअल इम्पैक्ट, लेकिन ऑन अ पॉजिटिव साइड इम्पैक्ट यहाँ नजर आ सकता है।